हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के दूसरे भाग के बारे में और इसमें हम जानेंगे भूकंप और भूकंपीय तरंगे के बारे में और भूकंप के प्रकार कितने हैं। साथ ही साथ हम भूकंप के प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूकंप क्या है। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये चित्र है भूकंप का। अब भूकंप का अर्थ क्या होता है? भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। और ये भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे जो हैं वो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। तो यहाँ हमने जाना कि भूकंप किसे कहते हैं। अब पृथ्वी का कंपन क्यों होता है? जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना कि भूकंप जो है वो पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि पृथ्वी जो है उसका कंपन क्यों होता है भूकंप में। तो भ्रंश जो है वो हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं, जिसे हम फॉल्ट भी कहते हैं। और इन भ्रंश के दोनों तरफ शैलें जो है वो विपरीत दिशा में गति करती हैं। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये भ्रंश है जिसे हम फॉल्ट भी कहते हैं और इस भ्रंश के दोनों तरफ शैलें जो हैं वो विपरीत दिशा में गति करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे दो शैलें जो है वो विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब ये शैलें जो भ्रंश के दोनों तरफ रहते हैं, यहाँ पे दो बल का प्रयोग होता है। एक बल जो है वो है शैलखंड का दबाव, ऊपरी शैलखंड का दबाव, और दूसरा है उनके आपस का घर्षण जो इन्हें परस्पर बांधे रहता है एक जगह। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे शैलों पे जो भ्रंश के दोनों तरफ मौजूद होते हैं वहाँ बल काम करते हैं। एक है ऊपरी शैलखंड का दबाव और दूसरा घर्षण जो उन्हें एक जगह बांधे रखता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये घर्षण जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण ये शैलखंड जो है वो विकृत होके अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। तो यहाँ इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी में जो है वो कंपन होता है, क्योंकि अचानक जो शैलें हैं भ्रंश के दोनों तरफ वो विपरीत दिशा में सरक जाते हैं और ये शैलखंड के अचानक सरकने से ऊर्जा निकलती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना। और ये ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जिसे हम भूकंप तरंगे कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में ये भूकंपीय तरंगे हैं जो उत्पन्न होते हैं ऊर्जा के निकलने से। और ये भूकंपीय तरंगे जो हैं वो सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। तो यहाँ हमने जाना पृथ्वी के कंपन के बारे में। अब यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र पे ये बिंदु जो है वो भूकंप का केंद्र बिंदु है और इसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस और अवकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। तो जहां से भूकंप तरंगे उत्पन्न होते हैं उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहते हैं। अब भूतल पे वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये बिंदु जो है वो उद्गम केंद्र के समीपतम पाया जाता है भूतल पे और इस बिंदु को हम कहते हैं अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र जो है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पे स्थित होता है। और इसे हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे उद्गम केंद्र के ऊपर भूतल पे ये पाया जाता है अधिकेंद्र और ये जो है वो उद्गम केंद्र से 90 डिग्री कोण पे स्थित होता है। तो यहाँ हमने जाना भूकंप के उद्गम केंद्र के बारे में और अधिकेंद्र के बारे में। और यहाँ हम इस चित्र में एक बार फिर से देख सकते हैं ये है शैलखंडों का गति
जो भ्रंश के दोनों तरफ विपरीत दिशा में हो रहे हैं, ये है भ्रंश, जिसे हम फॉल्ट भी कहते हैं। ये है भूकंपीय तरंगे जो उत्पन्न होते हैं ऊर्जा निकलने से, और ये भूकंपीय तरंगे यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, ये सभी दिशाओं में गतिमान होते हैं। और ये है केंद्र या अवकेंद्र, जिसे हम फोकस भी कहते हैं। और ये केंद्र के ऊपर भूतल पे पाए जाने वाला बिंदु जो है उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। और इसी अधिकेंद्र से होकर भूकंपीय तरंगे जो हैं वो सभी दिशाओं में गतिमान होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि भूकंप किसे कहते हैं और भूकंपीय तरंगे जो हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ हम भूकंपीय तरंगे के बारे में ज्यादा विस्तार से जानेंगे। तो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले भूगर्भिक तरंगे और दूसरे जो भूकंपीय तरंगे हैं वो है धरातलीय तरंगे। और ये भूगर्भिक तरंगे जो हैं वो उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये उद्गम केंद्र जो है, जिसे हम फोकस कहते हैं भूकंप का, वहां से जो भी तरंगे उत्पन्न होते हैं उसे हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। अब ये धरातलीय तरंगे जो हैं वो भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य आनयन क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों तरंगे जो हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे, इनका वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पे अलग हो जाता है। तो ये इन तरंगों के विशेषता हैं। अब यहाँ हम जानेंगे विस्तार से भूगर्भिक तरंगे के बारे में। तो भूगर्भिक तरंगे में पहले जो तरंग है वो है पी तरंगे और दूसरा है एस तरंगे। तो पी तरंगे के बारे में हम यहाँ जानेंगे। पी तरंगे जो हैं उसे हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। और ये प्राथमिक तरंगे जो हैं वो सतह पे आने वाली सबसे तेज लहरें होती हैं। और यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं ये जो पीली रेखाएं हैं ये बता रही हैं हमें पी तरंगे के बारे में। और ये पी तरंगे भूगर्भिक तरंगे होते हैं जो सबसे पहले सतह पे आते हैं। और ये पी तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंगों जैसे होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के पदार्थों से गुजर सकते हैं। यानी पी तरंगे जो हैं वो ठोस पदार्थ से भी होके गुजर सकते हैं और तरल पदार्थ से भी होके गुजर सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना पी तरंगे के बारे में। आइए अब जानेंगे हम एस तरंगे के बारे में कि एस तरंगे किसे कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगे भी कहलाती हैं और ये धरातल पे कुछ समय बाद पहुंचती हैं। यानी पी तरंगे के बाद जो तरंगे पहले पहुंचते हैं उसे हम एस तरंगे कहते हैं। और यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं ये काली रेखाएं जो हैं वो हमें बताते हैं एस तरंगे के बारे में। और ये एस तरंगों की एक विशेषता है कि ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही गुजर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि पी तरंगे जो हैं वो सभी प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकते हैं, लेकिन एस तरंगे जो हैं वो केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकते हैं। इसीलिए इस चित्र में हम काली रेखाएं जो हैं उन्हें हम क्रोड़ के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि क्रोड़ जो है वो तरल अवस्था में होता है और ये तरंगे जो हैं वो केवल ठोस पदार्थ से होकर ही गुजरते हैं। तो यहाँ हमने जाना एस तरंगे के बारे में। अब ये भूगर्भीय तरंगे जो हैं उनके परावर्तन और आवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण पृथ्वी के भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद मिलता है। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये पी तरंगे और एस तरंगे जो हैं जब विभिन्न पदार्थ से होकर गुजरते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं और तरल पदार्थ होते हैं जिनका घनत्व भी अलग अलग होता है। तो जैसे ही ये विभिन्न घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरते हैं इनमें परावर्तन और आवर्तन होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भूगर्भीय तरंगों के परावर्तन और आवर्तन को हम देख सकते हैं और इनके अध्ययन से हमें
भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद मिलता है। अब हम जानेंगे धरातलीय तरंगे, जिसे हम सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चित्र में हम तरंगे देख रहे हैं, ये धरातलीय तरंगे हैं और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। यानी धरातलीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाश करते हैं जब ये उत्पन्न होते हैं। और ये धरातलीय तरंगे जो हैं वो भूकंप लेखी पे सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं। यानी जब भूकंप होता है तब हम विभिन्न तरंगों का अध्ययन करते हैं भूकंप लेखी पे, यानी सिस्मोग्राफ में हम इन तरंगों के बारे में जानते हैं कि इनका तीव्रता कितना है। तो ये धरातलीय तरंगे जो हैं, ये धरातलीय तरंगे सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी पे सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं। तो यहाँ हमने जाना भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे के बारे में। अब हम जानेंगे इन भूकंपीय तरंगों के संचरण के बारे में। तो पी तरंगों में कंपन की दिशा जो है वो तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कंपन की दिशा जो है वो तरंगों की दिशा के समानांतर है और इसके दबाव के कारण पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, क्योंकि इनका दिशा जो है वो तरंगों की दिशा के समांतर ही होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कहीं कहीं पे संकुचन होता है और कहीं कहीं पे फैलाव होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं क्योंकि पी तरंगों में कंपन की दिशा जो है वो तरंगों की दिशा के समांतर होती है। तो यहाँ हमने जाना पी तरंगों के संचरण के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि एस तरंगे जो हैं उनका संचरण कैसे होता है। तो ये तरंगे जो हैं वे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करते हैं, जैसा कि हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। और इसके कारण एस तरंगे जो हैं वो सामग्री में गर्त और शिखा बनाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना एस तरंगों के संचरण के बारे में। अब हम जानेंगे धरातलीय तरंगों के संचरण के बारे में। तो धरातलीय तरंगे जो हैं वो संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक तरफ से दूसरी ओर जाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना धरातलीय तरंगों के संचरण के बारे में। आइए अब जानते हैं भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र के बारे में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और पी तरंगे के छाया क्षेत्र जो हैं वो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच पाया जाता है। आइए इसे हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोई भी पी तरंगे जो है वो अभिलेखित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे पी तरंगे के छाया क्षेत्र कहते हैं। और ये स्थित होता है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच। तो यहाँ हमने जाना छाया क्षेत्र किसे कहते हैं और पी तरंगे की छाया क्षेत्र कहाँ स्थित होते हैं। अब हम देखेंगे एस तरंगे की छाया क्षेत्र। तो ये एस तरंगे की छाया क्षेत्र जो है वो स्थित होते हैं 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री के बीच। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है वहां पे कोई भी एस तरंगे जो है वो अभिलेखित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम एस तरंगे के छाया क्षेत्र कहते हैं। और ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो न केवल विस्तार में बड़ा होता है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से, बल्कि ये पृथ्वी के 40% से भी अधिक होता है। तो यहाँ हमने जाना एस तरंगे के छाया क्षेत्र के बारे में। अब हम जानेंगे कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जानेंगे विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना कि भूकंप जो है वो तब होता है जब भ्रंश के किनारे शैलें जो है वो विपरीत दिशा में गति करते हैं।
तो ऐसे भूकंप जो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से होता है उसे हम विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। और यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो दर्शा रहे हैं विवर्तनिक भूकंप को जो भ्रंशतल के किनारे पाए जाते हैं। और ये जो बिंदु हैं वो हमें बता रहे हैं भूकंप के क्षेत्र को जो पाए जाते हैं भ्रंशतल के किनारे। तो ये था विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप जो होते हैं भ्रंशतल के किनारे। अब हम जानेंगे ज्वालामुखी जन्य यानी वोल्केनिक भूकंप के बारे में। तो ऐसे भूकंप जो आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में उसे हम ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। और इस चित्र में हम यहाँ देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो ज्वालामुखी जन्य भूकंप को दिखा रहे हैं और ये जो है वो भूकंप का केंद्र बिंदु है और ये सीमित होते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे नियात, जिसे हम कोलैप्स भूकंप के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से खानों की छत जो है वो ढह जाते हैं जिसके कारण भी भूकंप आता है और ऐसे भूकंप को हम नियात भूकंप कहते हैं। चौथा प्रकार का भूकंप जो है वो है विस्फोट यानी एक्सप्लोजन भूकंप। तो परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भी कभी कभी भूमि में कंपन होता है और ऐसे भूकंप को हम कहते हैं विस्फोट यानी एक्सप्लोजन भूकंप। और कभी कभी बड़े बड़े बांध के कारण भी भूमि में कंपन होता है और ऐसे भूकंप जो सीमित होते हैं बड़े बड़े बांध क्षेत्र में उसे हम बांध जनित भूकंप भी कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना विभिन्न प्रकार के भूकंप के बारे में। आइए अब हम जानते हैं भूकंप के प्रभाव के बारे में। लेकिन भूकंप के प्रभाव को जानने से पहले हम जानेंगे कि इन भूकंपीय घटनाओं को कैसे मापते हैं। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन जो है वो आधारित होता है दो चीजों पे। वो है भूकंपीय तीव्रता यानी भूकंप की तीव्रता कितनी अधिक है और दूसरा जो है वो है आघात की तीव्रता। ये भूकंप जो है वो कितना क्षति कर रहे हैं हमारे पृथ्वी पे, तो इसको हम नापते हैं आघात की तीव्रता से। तो पूरे भूकंप की घटना जो है उनका मापन होता है इन दो चीजों पे, जो है भूकंपीय तीव्रता और दूसरा है आघात की तीव्रता। अब भूकंपीय तीव्रता की मापनी जो है वो रिक्टर स्केल है और ये रिक्टर स्केल जो है वो मापती है मुक्त होने वाली ऊर्जा को, जो ऊर्जा मुक्त होते हैं भूकंप के दौरान, और ये मापी जाती हैं 0 से 10 के बीच। और इनका मापना हमें बताते हैं कि भूकंपीय तीव्रता जो है वो कितना है। दूसरा जो है वो है आघात की तीव्रता। तो इसे हम नापते हैं मर्केली स्केल पे और ये मर्केली स्केल जो है वो मापती है प्रत्यक्ष हानि को जो होते हैं पृथ्वी पे और ये मापे जाते हैं 1 से 12 के बीच। तो यहाँ हमने जाना कि भूकंप के प्रभाव को कैसे मापते हैं भूकंपीय तीव्रता के अंदर और आघात की तीव्रता के अंदर। और इस भूकंपीय तीव्रता को नापते हैं हम रिक्टर स्केल पे और आघात की तीव्रता को मापते हैं हम मर्केली स्केल पर। अब यहाँ हम जानेंगे कि भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप कौन कौन से होते हैं। तो पहला है भूमि का हिलना, दूसरा है धरातलीय विसंगति, तीसरा है भूस्खलन, तीसरा मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना और सुनामी। तो ये है विभिन्न प्रकोप जो होते हैं भूकंपीय आपदा से। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भूकंप और भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं और भूकंप के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। धन्यवाद।